हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से HBN क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था द लास्ट लेसन, और उसी के बारे में आज मैं आपसे फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ। और जो आपका अधूरा बच गया था, आपके पैसेज बच गए थे, उसको मैं आज स्टार्टिंग से स्टेंजा बाय स्टेंजा, पैसेज बाय पैसेज आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि कल एक कमेंट आई थी मेरे पास, एक स्टडी वेट नाम का बंदा है, मैं आपको कमेंट शो कर रहा हूँ। तो उस बंदे के अकॉर्डिंग मैं उस बंदे का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने मुझे ऐसा सजेस्ट किया। और ऐसे ही मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप मुझे ऐसे ही सजेस्ट करते रहें। आपका एक सजेशन मेरे लिए, मुझे बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपसे मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप मेरे लिए सजेस्ट करिए और आप बताइए कि मैं अपने आप में क्या बेटर ला सकता हूँ। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे कि एक बंदा, आइए, इस बंदे ने एक कमेंट किया हुआ था कि आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू फर्स्टली मेंशन द पैसेज स्टेंजेस ऑन टू वाइट बोर्ड देन टीच विद मार्कर, डेफिनेटली इट विल मेक अ ग्रेट इन्फ्लुएंस टू योर टीचिंग। तब मैंने बंदे की रिप्लाई दी और मैं उस बंदे का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं उसकी समस्या का सारा समाधान करना चाहूँगा कि जैसे उस बंदे ने कहा उसके अकॉर्डिंग मैं सारे स्टेंजा को, सारे पैसेज को एक एक यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ से कहाँ तक मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको बेटर और अच्छे से समझ में आए। ये मेरे पास एक बुक है, आप देख सकते हैं। ये मेरे पास एक इंग्लिश क्लास 12 की बुक है जिसमें से ये द लास्ट लेसन है आपका। इससे मैं एक बार जितने भी पैसेज हैं, जैसे द आई स्टार्टेड से शुरू हुआ है और कहाँ से खत्म है, स्कूल, तो मैं पहले इतना यहाँ पर डॉट करके लिख दूंगा तो इसको आप बुक से समझ सकते हैं। उसके बाद व्हेन आई पास्ट से यहाँ से लेकर के प्लेंटी ऑफ टाइम, इस तरह से मैं पैसेज बाय पैसेज आपको क्लीन करूँगा। ये आप बुक देख सकते हैं, ये इस तरह से आपकी बुक है और इसी बुक से मैं आपको सारे जितने भी स्टेंजास हैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तो हम बात करने वाले थे द लास्ट लेसन। इसके जो आपके ऑथर हैं, इसके जो आपके राइटर हैं, ये आपके राइटर हैं अल्फोंसे डॉडेट। ये आपके राइटर हैं। इनका जो जन्म है, बॉर्न 1814 को बॉर्न था और 1897 को इनकी डेड हो गई थी। ये थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। सेकंड चीज़, अब बात करते हैं कि द लास्ट लेसन की स्टोरी क्या है। ये जो एक प्रुशिया नाम है, प्रुशिया और फ्रांस के बीच में, प्रुशिया एंड फ्रांस, इसमें आप वार हुआ था। कब हुआ था? 1870 से 1871 के बीच में, जिसमें से प्रुशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। प्रुशिया और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें से प्रुशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। यह युद्ध 1870 से 1817 के बीच में हुआ था। आइए ये जान गए हम लोग कि ये स्टोरी क्या है इसकी, द लास्ट लेसन की। अब वीडियो को ज़्यादा समय न बढ़ाते हुए मैं क्लास को अपनी आगे लेकर के चलता हूँ। देखिए, तो सबसे पहला पैसेज आपका आता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। ये आप लोग लिख सकते हैं। पहला पैसेज है आपका आई स्टार्टेड फॉर स्कूल डॉट। ये आपका पैसेज कहाँ तक है? ये आपका पैसेज है हरीड ऑफ टू स्कूल, ये आपका पैसेज है। कहाँ से? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल डॉट ऑफ टू स्कूल। ये आपका पहला पैसेज है। आप अपनी बुक में देखिएगा, आप अपनी बुक ले करके बैठिए और उसमें देखिएगा जो पहला पैसेज है आपका, ये पैसेज यहाँ से। अब मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही धीरे से और आज सरल शब्दों में, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए पहला बुक पढ़ते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, यानी कि इसका मतलब हुआ कि उस सुबह लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह जब मैं अपने विद्यालय के लिए देरी से रवाना हुआ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह जब मैं अपने स्कूल के लिए देरी से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और मुझे उस दिन डांट खाने का एक डर था, और उस दिन मुझे डांट पड़ने का एक विशेष रूप से अधिक डर था
क्यों डर था? स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड, क्यों डर था? क्योंकि विशेष रूप से एम हैमेल कह चुके थे। एम हैमेल कौन थे? एम हैमेल फ्रेंच के टीचर थे। एम हैमेल कह चुके थे, क्या कह चुके थे? दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, मतलब कि हम इसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में आपसे प्रश्न पूछेंगे, ऐसा उन्होंने फ्रेंच से कह रखा था। इस वजह से उसको स्कूल पहुंचने में बहुत डर लग रहा था। एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ अबाउट देम, और मुझे उसके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था। ये कौन कहता है? ये फ्रेंच कहता है। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि मैं अपना दिन घर के बाहर व्यतीत करूं, घर से भाग जाऊं और घर से बाहर जाकर के अपना दिन व्यतीत करूं। कहाँ व्यतीत करूं? इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, जो दिन था बहुत ही चमकदार और तेज था, यानी कि हो सकता है उस दिन बहुत तेज धूप निकली हो। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि जंगल की छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे, जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे। द पुशियन शोल्डर एंड इन द ओपन फील्ड, खुले खेत में। बैक ऑफ द शोमिल, शोमिल क्या होता है? शोमिल आप लिखते भी जाइए, शोमिल होती है आपकी आरा मशीन। शोमिल मीन्स क्या होता है? शोमिल मीन्स होता है आपका आरा मशीन। आरा मशीन जहाँ पे लकड़ियों का काम होता है, लकड़ियाँ काटी जाती हैं। तो शोमिल के यानी आरा मशीन के पीछे द पुशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो पुशिया के सैनिक थे वो क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह सब मनमोहक था। किससे? देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल, यह सब पार्टिसिपल के रूल्स के नियमों के से अधिक मनमोहक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। ये आपका पहला पैसेज हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पैसेज की। दूसरा पैसेज है जैसे आपका, दूसरा पैसेज है आपका व्हेन आई पास्ड प्लेंटी ऑफ टाइम, व्हेन आई पास्ड, ये है आपका प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम, ये आपका दूसरा पैसेज है। अब इसके बारे में, इसके अंदर का मटेरियल क्या है बीच का, ये आप बुक से देख सकते हैं और उसके लाइन पे लाइन में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा, कहाँ से? द टाउन हॉल, टाउन हॉल का मतलब क्या होता है? सभागार। टाउन हॉल का मतलब, टाउन हॉल का मतलब सभागार, सभागार। जब मैं सभागार के पास से गुजरा तब क्या देखा? देयर वाज अ क्राउड, वहाँ पर भीड़ थी। इन द फ्रंट ऑफ, सामने किसके? बुलेटिन बोर्ड। जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब सूचना पट्ट, जहाँ से समाचार हमें मिलते हैं। तो सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से। ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे सारे बुरे समाचार। हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आते थे। अब कैसे बुरे समाचार आते थे इसकी बात कर लेते हैं। द लॉस्ट बैटल्स का मतलब होता है युद्ध में हार जाने के समाचार। द ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी सेना में भर्ती के कानून संबंधी समाचार। द लास्ट बैटल्स फिर से समझिएगा। द लास्ट बैटल्स का मतलब होता है युद्ध में हार जाने के समाचार। द ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, इसका मतलब है सेना में भर्ती होने के कानूनी संबंधी समाचार। ये सारे समाचार हमारे कहाँ से आते थे? बुलेटिन बोर्ड से। कब से? पिछले 2 ईयर से। अब बात करते हैं एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, अब मैंने बिना रुके हुए अपने मन में ही सोचा। क्या सोचा? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। ये किसने सोचा? फ्रेंच ने। जब फ्रेंच ने देखा भीड़ के सामने कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ जमा है तो सोचता है कि ये भीड़ क्यों जमा है। तो वो सोचता है, बिना रुके अपने मन में सोचता है कि ये आखिर मैटर क्या हो सकता है, उसे पता ही नहीं था। दैट
देन एज आई हरीड एज फास्ट एज आई कुड गो। इसका मतलब कि फिर उसके बाद वह तेज़ी से अपने स्कूल के लिए चल पड़ा। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार। आप सारी इसकी स्पेलिंगें लिख सकते हैं। ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार, ये होता है ब्लैक स्मिथ। क्या था? द लोहार वाक्टर, लोहार का क्या नाम था? वाक्टर। जो वहाँ पर वाक्टर क्या था? लोहार था। वाक्टर नामक लोहार हुआ दिया जो वहाँ पर था विद अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या मतलब होता है? अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु। अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, रीडिंग द बुलेटिन का मतलब जो बुलेटिन बोर्ड में जो सूचना पट्टे में समाचार लिखे हुए थे वो उसका प्रशिक्षु के साथ में पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, कॉल्ड आफ्टर का मतलब मी का मतलब जैसे जो फ्रेंच था थोड़ी देर आगे चला, उसके बाद पीछे से आवाज़ आई। कॉल्ड आफ्टर मी का मतलब पीछे से वाक्टर नामक लोहार ने आवाज़ दी। क्या आवाज़ दी? कि डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत कर बेटे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें अपने स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। यानी कि जब वो अपने स्कूल के लिए तेज़ी से चल पड़ा तब वहाँ पर लोहार अपने प्रशिक्षु के साथ में जो समाचार पढ़ रहा था उसने लड़के को आवाज़ दी और कहा बेटे इतनी जल्दी मत कर, तुम्हें स्कूल पहुँचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। सरल शब्दों में मैंने अपनी भाषा का प्रयोग करके आप लोगों को समझाया है जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए और आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सेकंड चीज़, मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि जैसे कि कल बंदे ने स्टूडियो ने कमेंट करी और मुझे सजेस्ट किया जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं उसको धन्यवाद भी कहूँगा। और यही मैं बार बार आपसे भी कहूँगा कि यदि आपको कुछ ऐसा लगे और आप मुझे सजेस्ट करें तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होऊंगा। तो दो पैसेज आपके अर्थ हो गए। अब बात करते हैं थर्ड पैसेज की। थर्ड पैसेज है आपका आई थॉट ही क्या है इसका? फ्राइटेंड आई वाज। यह आपका थर्ड पैराग्राफ है, ये थर्ड पैसेज है आपका। आई थॉट ही डॉट फ्राइटेंड आई वाज। अब इसके बारे में क्या है, इसके बीच में क्या है, आप बुक लेकर के बैठे हैं, बुक से पढ़ के देखिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा, क्या सोचा? मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। कौन? लोहार, वाक्टर। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड, और पहुंचा कहाँ? एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या होता है? ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाफता हुआ, हाफता हुआ। हाफता हुआ का मतलब वो तेज़ी से दौड़ करके गया था, तो जल्दी ले जा रहा था तो सांस नहीं फूलने लगती वही। हाँ, हाफता हुआ वह सांस फुलाते हुए अपने एम हैमेल के छोटे से गार्डन के पास पहुंचा। यूजली, सामान्यता, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल प्रारंभ होते हैं तब क्या होता है? देयर वाज ए ग्रेट वेस्टल। ग्रेट वेस्टल का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में शोरगुल। मतलब कि जब स्कूल प्रारंभ होता है तब बहुत अधिक मात्रा में शोरगुल होता है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे हम गली पे आसानी से सुन सकते हैं। कहीं पर भी यदि आपका स्कूल है उसके बाद शोर शराबा होता है जिसे गली पे आसानी से सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क। अब शोर किस टाइप का? जैसे बच्चे होते हैं, डेस्क खोलते हैं, डेस्क बंद करते हैं, इधर से डेस्क उठाना, इधर से डेस्क उठाना, इधर रखना, डेस्कों का खोला जाना, बंद करना। लेसन रिपीटेड इन द लेसन, मतलब जो पाठ होते हैं उसको तेज तेज शब्दों में दोहराना। विच कुड बी द हियर्ड आउट इन द lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better। मतलब हमें बेहतर समझने के लिए कान पर दोनों हाथ रख करके चैप्टर को तेजी से रिपीटेड करना। आप लोग ने भी इंटर में जब भी आप पढ़ रहे होंगे तो क्लास में ऐसे किया होगा, जब टीचर आपसे क्वेश्चन पुटअप करने के लिए कहता है और शोर ज़्यादा होता है क्लास पे तो आप ऐसे करके पढ़ते हैं कि
इस तरह से पढ़ते हैं आप लोग, मतलब का बेहतर समझने के लिए कि खुद को हम बहुत अच्छा समझ करके पढ़ सकें। इस वजह से हम आसपास, इससे क्या होता है कि आसपास के जो साउंड होती है वो आपकी बंद हो जाती है और आप अपने आप में उसमें मन लगा सकते हैं। ये चीज़ यही फ्रेंच ने किया। बेहतर समझने के लिए उसने कानों पर हाथ लग करके पाठ को तेज़ी तेज़ी से रिपीट किया। इसके बाद बट नाउ नहीं, अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। इसके मतलब, इसके बाद इसका मतलब क्या होता है, जो टीचर अध्यापक होता है हमारे एक डंडा लेकर के उस सारा तरफ से राउंड करता है, जो एक बार ऐसे करेगा एक बार ऐसे करेगा, इसकी बात कर रहा है ये। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन ये सब तो but now it was also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. इसका मतलब क्या हुआ, but now it was also still, मतलब कि फ्रेंच का कहना था कि इतने शोरगुल के बाद मुझे कोई बिना देखे, यानी मैं किसी को बिना देखूं अपने सीट पर करके जा कर के बैठ जाऊँ। आप लोग भी सामान्यतः ऐसे ही करते हैं, जब आप कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाते हैं तो आप क्लास में ऐसे एंट्री करते हैं और देखते हैं कि कहीं टीचर तो नहीं है। यदि टीचर नहीं होता तो आप जा करके फट से अपनी बेंच पर बैठ जाते हैं। यही चीज़ें फ्रेंच ने अपने साथ में किया कि फ्रेंच का मानना था कि इतना शोरगुल के बीच में मैं अपने डेस्क पर जा करके बैठ जाऊँगा और कोई मुझे देख नहीं पाएगा, ऐसा मानना था किसका, फ्रेंच का। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन क्या था, उस दिन की जो सुबह थी एकदम संडे की तरह थी। संडे की तरह का मतलब, जैसा संडे को क्या होता है, संडे के स्कूल में कोई बच्चा नहीं होता है, सारा शांति का माहौल होता है। उस दिन की जो सुबह थी सारे संडे की सुबह की तरह थी, किसी भी प्रकार का कोई शोर नहीं था। थ्रू द विंडो का मतलब मैंने खिड़की से देखा या झाँका। क्या देखा, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। आई ऑलरेडी इन दियर प्लेस, वो अपने अपने स्थान पर पहले से थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज ट्रिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वे अपनी भुजाओं में एक रूल या डंडा दबाए हुए इधर से उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन द बिफोर एवरीबडी, और मुझे सबके सामने जाना पड़ा, क्योंकि टीचर जो था, एक टीचर तो क्लास में था और इधर से उधर घूम रहा था, तो ना चाहते हुए भी डर के साथ में उसने दरवाजे के साथ में एंट्री करी और सबके सामने पहुंच गया। यू कैन इमेजिन हाउ, आप कल्पना कर सकते हैं, कैसी कल्पना, आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रैटेंड आई वाज, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं उस समय कितना डरा हुआ था और मैं कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। यह आपका एक पैसेज हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैसेज की। यह आप लोगों ने लिख लिया होगा, यदि नहीं लिखा भी है तो आप इसको लिख लीजिए कि ये इस पैसेज का जो अर्थ है ये यहाँ से यहाँ था, क्योंकि अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। जैसे अगला क्या है आपका, अगला है बट नथिंग हैपेंड अक्रॉस द पेज। बट नथिंग हैपेंड डॉट अक्रॉस द पेज। इसका मतलब क्या हुआ, ये लास्ट फोर्थ पैसेज है आपका, बट नथिंग हैपेंड डॉट अक्रॉस द पेज। अब इसकी बात करते हैं, आप लोग बुक में देखिएगा, बट नथिंग हैपेंड, वो जैसा सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो ऐसा सोच रहा था, कौन, फ्रेंच ऐसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा और क्या कहा, देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही विनम्र शब्दों में कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, ने फ्रेंच बालक अपने स्थान पर जाओ। वी वर बेगिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। ये किसने कहा, एम हैमल ने। किससे कहा, फ्रेंच से।
आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं जंप से बेंच से कूद करके अपनी डेस्क पर बैठ गया। एंड सेट डाउन ऑन माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अब मैं अपने डर से थोड़ा सा काबू कर पाया था। मतलब उसके अंदर जो डर भरा था कि टीचर मुझे डांटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इस डर से वो थोड़ा सा मुक्ति पा पाया था। इसके बाद डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फील्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसने अपने डर की वजह से वो नजरें नीचे झुकाया था, तो उसने अपने डर की वजह से अभी तक ये नहीं देखा था कि उसके जो अध्यापक थे एक हरे कलर का कोट, अपनी झालरदार शर्ट और एक ब्लैक सिल्क टोपी पहने थे, एक ब्लैक सिल्क टोपी पहने थे, उसने अभी तक ऐसा नहीं देख रखा था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वन एक्सेप्ट ऑन एक्सपेंशन एंड द प्राइज डेज, इसके अलावा जो लेखक हैं एम हेमेल, इन दिनों के अलावा, जैसे इन दिनों जैसे निरीक्षक के दिन हो गए और आपके पुरस्कार वितरण के दिन हो गए, पुरस्कार वितरण और निरीक्षण के दिनों के अलावा वे ऐसी पोशाक कभी भी पहनना पसंद नहीं करते थे। इस लाइन का मतलब ये हुआ। इसके बाद बात करते हैं द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, सारा जो स्कूल था बहुत ही विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज वी मोस्ट, लेकिन उन सभी में से मुझ में एक चीज़ जो थी बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी, एक बात उनमें से मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रही थी। आइए देखते हैं क्या सरप्राइज कर रही थी। ऑन द बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे की सीटें थीं वो हमेशा जो खाली रहती थी। आज क्या था भाई, ऐसा खाली रहती थी। द विलेज पीपुल सिटिंग इक्वटली विल्स ओवर सेल्फ, जो गांव के लोग थे वो पीछे की सीटों पर बैठे थे। ये चीज़ें उसे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर रही थी। इसके बाद ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर, सीट पर पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, तिकोना टोप लगाए, तिकोना टोपी वाला एक बूढ़ा आदमी। एंड द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मेयर का मतलब जो पुराना भूतपूर्व मेयर था, भूतपूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, इसके अलावा अन्य लोग भी, गांव के लोग वहां पर बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी जो थे दुखी दिखाई दे रहे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड का मतलब सभी जो थे सभी दुखी दिखाई पड़ रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the is and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the page। ओल्ड प्राइमर का मतलब होता है पुरानी बाल पोथी, स्पेक्चल्स का मतलब होता है आपका एक पुराना चश्मा। इसका मतलब क्या हुआ, एक जो बूढ़ा आदमी था पीछे उसके पास एक पुरानी बाल पोथी थी। बाल पोथी का मतलब पुरानी छोटी सी किताब जिसके पन्ने कॉर्नर्स जो ऐसे होते हैं, ये कॉर्नर्स अंगूठे से बार बार पलटने के कारण घिस गए थे, गंदे हो रहे थे, जिसे वे अपनी किताब जो अपनी उसकी बुक थी वो घुटने तक खोल करके बैठा था और उसके आंखों का बड़ा चश्मा किताब के खुले पन्ने के बीच में पड़ा था। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही इजी वे से समझ में आया होगा। कहिए तो एक बार लाइन और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द इज दैट ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज इज, जिसे वह अपनी घुटनों तक के बीच में खोले रखा था। किसे, एक बाल पोथी जो उसके पास बुक थी। विद इज ग्रेट स्पेक्चर, एक बड़े चश्मे के साथ, लाइज अक्रॉस द पेज, जिसे वे अपने किताबों के बीच के पेज में रखे हुए था। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा या आप देख रहे होंगे तो आप पहले ही नोट कर लीजिएगा इससे, जिससे आपको आगे ये वीडियो मेरी अपलोड होने के बाद सेव हो जाएगी। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पुश करके देख सकते हैं और इसका हिंदी अगर ट्रांसलेट लिखना चाहें तो आप इसका ट्रांसलेट भी लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आपकी while he was, पांचवा पैसेज है आपका। while he was dead, ये क्या है इसका लास्ट में, क्रैंकी ही was।
क्रैंकी ही वाज। ये आपका 5th पैसेज है, स्टंजा है। ये आप देखिएगा अपनी बुक में तो वाइल ही वाज से स्टार्टिंग होगा और डॉट डॉट जहाँ पर क्रैंकी ही वाज लिखा हुआ है, यहाँ तक फिनिश है। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इन ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, जब मैं इन सब पर विचार कर ही रहा था, एमएमएल माउंटेड हिज चेयर, एमएमएल अपनी चेयर पर बैठ गए। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, इन द सेम ग्रेव एंड द जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, एक गंभीर, उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में, एक गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका प्रयोग उन्होंने ओनली वन मेरे लिए किया था। क्या किया था? माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह आपका अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू ईच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ द अल्लास एंड लॉरेन, मतलब बर्लिन से यह आदेश आ चुका था कि अल्लास और लॉरेन के स्कूलों में अब ओनली जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रांस। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके जो नए अध्यापक हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपकी फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आज आप सभी लोग एकाग्र रहें, शांति से सुने। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, इसका मतलब क्या हुआ? ये शब्द फ्रेंच के लिए एक तरह से बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। बिल्कुल से एकदम उसको शौक लग गया कि ये शब्द, ये सर ने क्या कह दिया। क्यों? इसकी बात बढ़ती है क्यों ये शब्द उसके लिए कड़कड़ाहट की तरह क्यों थे, आगे बात करते हैं। ऑन द रिच दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब वो सोचता है मन में कि हाय अब आगे लोग, उन्होंने जो श्याम पट पे ये बुलेटिन बोर्ड पे लिख रखा था, क्या लिख रखा था? माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरी फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। जब वो आ रहा था, जब उन्हें भीड़ लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड पर, उसको सोच कर ये कहता है। अब मैं समझ पाया कि उन्होंने श्याम पट पर क्या लिख करके रखा था, जिसके कारण से इतनी भीड़ थी। क्या लिख रखा था? माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरी फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। वाई आई हार्डली न्यू टू हाउ टू राइट, वह कहता है कौन? फ्रेंच, कि बड़ी मुश्किल से तो मैं लिखना जान पाया था, बड़ी मुश्किल से मैं तो लिखना जान पाया था। इसके बाद आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इसके आगे नहीं सीख पाऊंगा, अब मैं इसके आगे नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे रुक जाना होगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट रीडिंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द फॉर, मतलब वह अपने प्रति दुख जाहिर करता है और कहता है कि मैं अपना पाठ याद करने की बजाय पक्षियों के अंडे ढूंढने और साफ पर फिसलने के लिए ये सब सोच करके अपने लिए दुख प्रतीत करता है। कौन? फ्रेंच। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, माई बुक्स, मेरी किताबें जो मुझे व्हाइल एगो सो हैवी टू कैरी, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे ले जाने में बहुत अधिक कठिनाई लगती थी, बहुत अधिक समस्या होती थी मुझे किताबें ले जाने में और लाने में। माई ग्रामर एंड द माई हिस्ट्री ऑफ साइंस, मेरी व्याकरण की बुक और मेरी संतों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट, अब वो मेरे पुराने मित्रों की तरह लग रहे थे। किसने कहा? फ्रेंच ने कहा कि जो किताबें कुछ समय पहले मुझे ले जाने में बहुत बड़ी मुसीबत लग रही थी, बहुत बड़ी समस्या लग रही थी, वही किताबें मेरी ग्रामर की किताब, व्याकरण की और मेरे संतों के इतिहास, इनकी किताबें अब मुझे पुराने मित्रों की भांति लग रही हैं, ऐसा फ्रेंच ने कहा। फ्रेंच ने दैट आई कुड नॉट गिव अप, लेकिन मैं इन्हें त्याग नहीं सकता हूँ। एंड एम हेमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हेमेल के ऐसे विचार भी आ रहे थे कि वे कल अब जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा, मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मुझे उनके डंडे के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे, इन सब के बारे में मुझे भुला दिया। मतलब कि जो फ्रेंच के प्रति उनका कैसे बर्ताव रहता था और फ्रेंच के प्रति उनको जो हमेशा रूल्स जो थे हमेशा दबा करके राउंड करते थे, ये सब बातों को उन्होंने फ्रेंच ने भुला दिया। ये आपका पैसेज ख़त्म हो चुका है।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट पैसेज की। आज का वीडियो आपकी थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, हो सकता है 40 से 45 मिनट चला जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर एक ही दिन पे जाएगा पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो उसके साथ में क्या करते हैं कि आज हम आधा से हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर लेते हैं और 3 से 4 जो पैसेज बचेंगे मैं आपकी कल की क्लास पे पूरा टोटली फिनिश कर दूंगा। चलिए, इसके बाद आपका 6 पैसेज है, 6 स्टेंजा है आपका। क्या है? पुअर मैन। ये पुअर मैन से मैं लेकर के चल रहा हूँ, पुअर मैन इट वाज। ये 2 पैसेज मैं एक साथ ले रहा हूँ, पुअर मैन इट डॉट 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 डॉट, कहाँ तक है ये पहला मैंने पैसेज ले लिया है कि यहाँ से पुअर मैन से लेकर के नो मोर तक, और इसके बाद वाइल आई वाज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ से ले लेंगे डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग टू लुक अप। 2 पैसेज का 2 स्टेंजा का इसमें कॉम्बिनेशन है, ये आप ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। 2 पैसेज इसमें है, एक पुअर मैन से नो मोर तक है और दूसरा उसी में से है वाइल आई वाज थिंकिंग, तो ये पैसेज भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। तो 2 पैसेज का इसमें कॉम्बिनेशन है, ये आप ध्यान से बुक में देख लीजिएगा। इस पर बात करते हैं पुअर मैन। पुअर मैन किसके लिए यूज हुआ है? पुअर मैन आपका यूज हुआ है उस अध्यापक के लिए, बेचारा पुअर मैन इट वाज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। बेचारा आदमी, यहाँ पर बेचारा किसके लिए यूज किया गया है? अध्यापक के लिए। बेचारा आदमी इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ एंड क्लॉथ, यानी जो उन्होंने अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े पहने थे, क्यों पहन रखे थे? इस अंतिम पाठ के सम्मान में उस बेचारे आदमी ने संडे के दिन सुंदर कपड़े पहन रखे थे। इसके बाद नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मैं समझ गया कि गांव के जो लोग सीट की क्लास में पीछे बैठे थे वे आखिर क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर वेरी सॉरी, क्योंकि उन्हें भी दुख हो रहा था। क्यों दुख हो रहा था? टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे भी ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। कौन? जो गांववासी थे वो भी अधिक समय तक स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर्स फॉर दिस 40 ईयर्स ऑफ द फेथफुल, मतलब 40 वर्ष की हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद। एंड द शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज दियर्स नो मोर। इसका मतलब हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद, और अपने देश के सम्मान के प्रति, अपने देश के सम्मान के प्रति उससे अच्छा तरीका उनके पास नहीं था। जो देश उनका अब नहीं रह गया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने अगले दिन नेक्स्ट डे उनको देश छोड़ करके जाना था। जो देश उनका नहीं था उस देश के प्रति सम्मान और अपने अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने का इससे अच्छा दूसरा तरीका हमारे पास नहीं था। ये किसने कहा? MML ने कहा। आगे बात करते हैं, वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मेरा नाम पुकारा गया। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तब मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है बारी, यानी इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, अब मेरी बोलने की बारी थी। क्या बारी थी? What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, मतलब कि फ्रेंच का कहना था कि बिना किसी गलती के कारण मैं क्या क्या करने को नहीं तैयार था। बिना किसी गलती के कारण, बिना किसी रुके पार्टिसिपल के आल सभी नियमों को मैं अध्यापक को बताने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार नहीं था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिस्ड अपॉन, लेकिन ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, लेकिन मुझे पहले अक्षर पर ही दिक्कत हो गई। यानी कि फ्रेंच कहता है कि मैं पहले अक्षर पर ही, पहले शब्द पर ही अटक गया। एंड स्टूड देयर, खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पकड़ करके खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। आप सब लोग भी के सबके सामने यही होता है। आप इमेजिन करिए
और कल्पना करिए कि सपोज करिए कि जैसा कि आप स्कूल में कोई लेसन आपको लर्न करने के लिए दिया गया, तो आप पूरे फुल कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जाते हैं कि आज मुझे ये लर्न है और मैं अपने टीचर को सुनाऊंगा। और जैसे ही नेक्स्ट आपकी बारी आती है तो आप एक अंदर से आपके अंदर डर भर जाता है, आपके अंदर ऐसा एक इतना डर हो जाता है कि आप जो आता हुआ भी होता है वो भी आप भूल जाते हैं। यही फ्रेंच के साथ में हुआ कि जैसे फ्रेंच की बारी आई फ्रेंच की और उसको सुनाने के लिए नाम लिया गया, तो वो खड़ा तो हुआ लेकिन उसका पहला शब्द के पहले शब्द में ही अटक गया और अपनी बेंच को पकड़ करके खड़ा हो गया। और वो इतना नर्वसनेस था, इतना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और उसका हार्ट इतना बीट कर रहा था कि वह उसमें नज़रें ऊपर करने की हिम्मत नहीं थी। ये हुआ आपका अर्थ। यह आपका हो गया सेवेंथ आपके पैसेज हो गए। अब 8 पैसेज आपका 8 और पैसेज स्टेंजा करवा देता हूँ, उसके बाद ये आपका लास्ट पैसेज है। 7 हो गए, 7 शायद अकॉर्डिंग टू मी 12 से 13 आपके स्टेंजा है, जिसमें से आपके 6 बचते हैं और 6 मैं आपको कल करवा दूंगा बिकॉज 1 घंटे इससे शायद 45 मिनट की क्लास हो गई है और इसमें मुझे काफ़ी बोलना पड़ता है आवाज़ तेज़ के साथ में, तो गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ये लास्ट आपका स्टेंजा है। आई हियर्ड एम हैमल, आई हियर्ड एम हैमल। या आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया जा रहा है, आप उसको अर्थ डिफाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। यू आर हॉलीडे, यू आर हॉलीडे। यह आपका 7th एंड लास्ट स्टेंजा है जिसके बारे में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई हियर्ड एम हैमल ... यू आर हॉलीडे। आइए इस पर बात करते हैं। आई हियर्ड एम हैमल से एम हैमल ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, छोटे नन्हे बालक, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बुरा लग रहा हो, काफ़ी तुम्हें बुरा लग रहा हो। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है। क्या कहा? देखो ऐसा। ये समझाते हैं किसको? फ्रेंच को। कौन? एम हैमल। क्या? एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, तुम प्रतिदिन खुद से कहते थे, क्या कहते थे? आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। तुम प्रतिदिन खुद से कहते थे कि मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं उसे कल याद कर लूँगा। सब लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती है, सब लोग यही कहते हैं कि मैं कल कर लूँगा, मैं कल कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देख सकते हो कि तुम किस पोजीशन पर आ चुके हो, तुम कहाँ पर आ चुके हो, ये तुम खुद देख सकते हो। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्लास, ये हर अल्लास के साथ में ये बड़ी परेशानी थी। सभी जितने भी वहाँ के अल्लास के निवासी थे सभी के साथ में यही प्रॉब्लम थी। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह सीखने के लिए कल को टाल देता है। जितने भी अल्लास के स्टूडेंट हैं सबके साथ यही प्रॉब्लम थी, वो सीखने के लिए कल को टाल देता है। नाउ दोज फेलो आउट देयर, नाउ देज, अब बाहर के लोगों के पास आपको ये कहने का अधिकार नहीं है। ऐसा कैसे? विल हैव टू राइट टू से टू ये, मतलब आप बाहर के लोगों से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं फ्रेंच वासी हूँ। क्यों? हाउ इज इट, ऐसा कैसे? यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नॉट नाइदर स्पीक और राइट, मतलब ना तो तुम कहते तो अपने आप को फ्रेंच वासी कि मैं फ्रेंच वासी हूँ, मैं फ्रांस में रहता हूँ, लेकिन ना तो तुम्हें फ्रेंच आती है, ना तो तुम फ्रेंच बोल पाते हो और ना ही फ्रेंच लिख पाते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल, लेकिन इसमें तुम्हारी केवल गलती नहीं है, केवल इसमें तुम दोषी नहीं हो छोटे नन्हे बालक, इसमें केवल तुम्हारी गलती नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रॉच आवर सेल्स विद, इन सब में हम सब के लिए थोड़ा थोड़ा पर्याप्त कारण है। तुम्हारे इन सभी कारणों के पीछे हम सब के पास थोड़ा थोड़ा पर्याप्त कारण है। क्या है? योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो माता पिता है तुम्हें पढ़ाने के लिए कभी इच्छुक ही नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म और एट अ मिल्स, और वे तुम्हें प्रेफर करते थे कि तुम्हें किसी मिल में या किसी फॉर्म में काम करो जिससे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मनी अर्निंग हो, जिससे तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमा सको। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड
आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और इसके लिए मैं भी दोषी हूँ। MML अपने को खुद दोषी ठहराते हैं। क्या कहते हैं? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ द लर्निंग योर लेसन। मतलब क्या कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें अपने फ्लावर में पानी डालने के लिए नहीं भेजा? क्या मैंने तुम्हें अपनी बगिया में पानी के लिए नहीं भेजा? किसके लिए? इंस्टेड ऑफ लर्निंग और लेसन, तुम्हें अपने पाठ सीखने की जगह, पाठ पढ़ने की बजाय मैंने तुम्हें अपने बगिया में पानी डालने के लिए भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू डू फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने उस दिन तुम्हारी जल्दी छुट्टी नहीं करी? मतलब ये लेखक कहता है, अपने आप को भी दोषी ठहराता है कि इसमें केवल तुम दोषी नहीं हो, इसमें दोषी तुम्हारे माता पिता हैं जिन्होंने तुम्हें पढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं किया। वो चाहते थे कि यदि तुम किसी फॉर्म या मिल में काम करोगे जिससे तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकोगे, और इसके लिए मैं खुद दोषी हूँ। MML कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें अपने पाठ पढ़ने की बजाय तुम्हें अपने बगिया में पानी डालने के लिए भेज देता था, और जब मेरा मन होता था मछली पकड़ने के लिए तो मैं उस दिन जल्दी छुट्टी कर देता था। ये सारी बातों को लेकर के MML फ्रेंच से कहते हैं कि इन सब के लिए पर्याप्त कारण है कि केवल इसमें तुम्हें दोषी नहीं हो। तो ये थी आपकी छोटी सी क्लास 40 मिनट की, या शायद हो सकता है 50 मिनट हो गए होंगे। तो लेकिन आई होप, मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ कि आज का लेसन आपके लिए बहुत ही दमदार होगा, और आज के लेसन से आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज का लेसन आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है यदि आपने बहुत ही ध्यान से, मन से सुना होगा। मैंने एक स्टेंजा बाय स्टेंजा, एक पैसेज बाय पैसेज आपको एक्सप्लेन किया है, और आप पैसेज में देख सकते हैं बुक से कि मैंने कहाँ से कहाँ तक के बीच में बताया है। और हाँ, मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि जैसा भी आपको कोई एडवाइस मिलती है या आप मुझे सजेस्ट करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं अलविदा चाहता हूँ, और विदा चाहता हूँ आज की क्लास के लिए। थैंक यू।